आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल को कैसे ड्रा किया जाता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है। आप सब गौर से सुनिए इस चीज को। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब डिमांड शेड्यूल को हम पढ़ते हैं तो डिमांड शेड्यूल में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक लेक्चर दे चुका हूं। तो आज के लेक्चर में बिलखुसूस हम बात करेंगे किस चीज के ऊपर, मार्केट डिमांड शेड्यूल के ऊपर। मार्केट डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक कंज्यूमर के बारे में बात करते थे, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स जो होते हैं वो किसी चीज के डिफरेंट यूनिट्स को परचेज करते रहते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो यह कि इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम सारे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ये होता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट के अंदर, ठीक है ना, किसी चीज के या किसी गुड के कितने यूनिट्स या कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है या डिमांड किया जाता है बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन दैट मार्केट, ठीक है ना, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस। इसी चीज को जब हम एक शेड्यूल की सूरत में दिखाते हैं, एक टेबल की सूरत में दिखाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी नटशल में हम कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल होता है या एक ऐसा टेबल जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी कमोडिटी या किसी चीज के अलग अलग मार्केटिंग प्राइसेस होंगे, डिफरेंट प्राइसेस लेवल्स होंगे, तो उन डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे उस चीज की मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है बाय ऑल कंज्यूमर्स, बाय ऑल कस्टमर्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब इस सभी इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एक टेबल की शक्ल में दिखाते हैं, सम अप करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाए तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various levels of price during a given period of time। यानी एक given period of time में एक मार्केट के अंदर किसी चीज की जो वेरियस क्वांटिटीज डिमांड की जाती है by all the consumers, ठीक है ना, by all the consumers at different various price levels, जब उसी चीज को हम टेबल की सूरत में दिखा देते हैं तो वी कॉल्ड दैट एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्योंकि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल अभी ड्रा करेंगे तो हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी जब किसी चीज का प्राइस फॉल होगा तो ऑब्वियसली उस चीज की क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। या हम यूं कह सकते हैं जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम एक इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ेंगे दो वेरिएबल्स के बीच में। एक तो प्राइस वेरिएबल होगा और दूसरा क्वांटिटी डिमांड वाला वेरिएबल होगा, तो दोनों आपस में इनवर्सली बिहेव करेंगे। इस चीज को अब हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, जरा आप इस चीज को सीखें यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपली मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूं मानते हैं कि ऑल कस्टमर्स आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना।
रैशनल ह्यूमन बींग्स मतलब जैसे एक कस्टमर बिहेव करता है, जैसे दो कस्टमर्स बिहेव करते हैं, वैसे ही सारे कस्टमर्स हम ये मानकर चलते हैं कि बिहेव करेंगे। यानी अगर मार्केट में किसी चीज का प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हर एक कंज्यूमर उस समय उस चीज के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स परचेज करना चाहेगा यदि वो चीज नॉर्मल गुड होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एक कंज्यूमर या दो कंज्यूमर या चार कंज्यूमर जैसे बिहेव करेंगे वैसे ही हम मान के चलते हैं कि सारे कस्टमर्स वैसे ही मार्केट में बिहेव करते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहां पर यह चीज कंसिडर करेंगे कि मार्केट में या उस पूरे मार्केट के डिमांड को समझाने के लिए हम ये करेंगे कि हम दो चार कस्टमर्स ले लेंगे, दो चार परचेज ये कस्टमर्स को लेते हैं। जैसे वो चार बिहेव करेंगे वैसे ही बाकी सारे कंज्यूमर्स बिहेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब मैं ये शेड्यूल ड्रा करूंगा यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा बेटा प्राइस, ठीक है ना, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स कोई चीज है, ठीक है ना, और ये प्राइस जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सपोज डॉलर्स, ठीक है ना, यानी डॉलर की शक्ल में इसकी कीमत हम ले रहे हैं। ठीक है, और फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, ठीक है ना, क्यूडी, क्वांटिटी डिमांड बाय ए कंज्यूमर, ठीक है ना, और इसी तरीके से यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी डिमांड बाय बी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर यहां पर मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी डिमांड बाय सी कंज्यूमर, ठीक है, और यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, सपोज क्वांटिटी डिमांडेड बाय डी कंज्यूमर, ठीक है, बाय डी कंज्यूमर। अब यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, यहां पर क्या मैं लिखूंगा, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, या आप इसको क्या लिख सकते हो यहां पर मार्केट डिमांड, एमडी स्टैंड्स फॉर मार्केट डिमांड। यानी ये एमडी जो यहां पर मैंने लिखा, एम स्टैंड्स फॉर मार्केट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, यानी टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, मैं प्राइस जो है इसके कुछ यहां पर मैं प्राइस ले रहा हूं और यहां पर फिर मैं क्वांटिटी डिमांड ले रहा हूं। समझ लीजिए, सपोज प्राइस जो है, आप जानते हो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हमने देखा, इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि मानकर चलिए कि $10, ठीक है ना, प्राइस था एक्स के एक यूनिट का, उस समय क्वांटिटी डिमांड जो की जा रही थी बाय ए बी सी एंड डी, क्योंकि ये अलग अलग कंज्यूमर्स है। सपोज ये 1 यूनिट कर रहा था, ठीक है, सपोज ये 2 यूनिट्स कर रहा था, सपोज ये भी 1 यूनिट कर रहा था, और सपोज ये 3 यूनिट्स कर रहा था। आई बात समझ में? तो इस प्राइस ऑफ $10 पे टोटल मार्केट डिमांड कितनी होगी, टोटल मार्केट डिमांड होगी जब हम इनका हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कस्टमर, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कस्टमर, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय डी। जब हम इनका एड अप करेंगे हॉरिजॉन्टली, वी विल गेट द टोटल मार्केट डिमांड ऑफ दैट गुड एट द प्राइस ऑफ 10, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी मार्केट में यहां पर इतने कस्टमर्स हैं, जैसे ये कंज्यूमर्स बिहेव करेंगे वैसे ही बाकी कस्टमर्स भी बिहेव करेंगे। तो इसलिए हम इनको एड अप करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4 एंड 4 + 3 = 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जब एक्स के एक यूनिट की कीमत $10 थी तो टोटल मार्केट डिमांड 7 यूनिट्स थे। आई बात समझ में? इसी तरीके से जब आप प्राइस को आप फॉल करोगे, जब प्राइस 10 की जगह आप फॉर एग्जांपल क्या ले लोगे, 6, ठीक है ना, तो जो कि प्राइस गिरा, हमने यहां पर देखा प्राइस जो है वो फॉल हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड यहां से क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ये सभी कस्टमर्स अपनी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वी कंसीडर ऑल द कंज्यूमर्स एज रैशनल ह्यूमन बीइंग्स, सो देयरफॉर दे विल सिंपली इंक्रीज देयर डिमांड, वो इंस्टेड ऑफ 1, अब ये क्या 2 यूनिट्स परचेज करेगा, 2 की जगह ये 3 यूनिट्स परचेज करेगा, ये 1 की जगह 2 यूनिट्स परचेज करेगा, ये 3 की जगह 4 यूनिट्स परचेज करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप जो डिफरेंस ले सकते हो ना, वो आप अपने मन के अनुसार ले सकते हो, लेकिन
बेसिक प्रिंसिपल आप ये याद रखिएगा कि जब प्राइस यहां पे घटेगा तो इन सभी के द्वारा यहां पर क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी मर्जी, आप यहां पर 6 लिख सकते हो, आप यहां पर 5 लिख सकते हो, आप यहां पर कोई और वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा अगर आप इजी वे में कोई शेड्यूल बना रहे हो तो उसको बनाना और उसको ड्रा करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो हम यहां पर फिर क्या करेंगे, हम फिर एक बार इनको हॉरिजॉन्टल समेशन यहां पर ले लेंगे, ठीक है। तो गिन लीजिए, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11, ठीक है ना। तो मतलब 11 यूनिट्स की डिमांड रहेगी, टोटल मार्केट डिमांड हम जिसको कहेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ X of a unit falls from $10 to $6। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर आप फिर एक बार यहां पर प्राइस को ड्रा करोगे, ठीक है ना, या प्राइस को अगर आप डिक्लाइन करोगे, नाउ इट इज इंस्टेड ऑफ 6 इट इज 2, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये 4 करेगा और ये 3 की जगह 5 करेगा और ये 2 की जगह सपोज 4 कर लेगा और ये 4 की जगह सपोज 6 कर लेगा। तो फिर एक बार आप इसको इसी तरीके से जमा करोगे, मतलब 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 6 = 16 एंड 16 + 3 कितने हो गए, 19। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राइस फॉल हुआ $6 से लेकर $2 तक, तो यहां पर टोटल क्वांटिटी डिमांड जो है या टोटल मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। यानी अगर आप देखोगे यहां से प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है और यहां से टोटल मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप इसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मार्केट डिमांड, ठीक है ना, शेड्यूल या मार्केट डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है ना, यानी मैं लिख सकता हूं डिमांड बाय ए कंज्यूमर प्लस, ठीक है ना, डिमांड बाय बी कंज्यूमर प्लस डिमांड बाय सी कंज्यूमर प्लस डिमांड बाय डी कंज्यूमर, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी मार्केट डिमांड को एक इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आप देख लीजिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हमें सिखाता है। यह सिखा देता है कि ये जो यहां पर, ठीक है ना, यह हमें सिखा देता है कि यहां पर जो ये वेरिएबल प्राइस है, यहां पर जो ये वेरिएबल प्राइस है, ठीक है ना, इस प्राइस और यहां पर जो टोटल मार्केट डिमांड है, इन दोनों के बीच में कौन सा इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप है। आई बात समझ में। यानी जो जो प्राइस गिरता गया उतने ही यहां उसके बराबर तो नहीं, मतलब वैसे ही क्वांटिटी डिमांड यहां से इंक्रीज होती गई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई होप कि मार्केट डिमांड शेड्यूल यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर एक बार बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में मार्केट डिमांड शेड्यूल को लेकर अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप वो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, एंड श्योर कि मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। बाकी आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।